असम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा प्रश्न पत्र गृह विज्ञान 2020 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र पर बात करेंगे। अर्थात यूपी बोर्ड के जो भी छात्र हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए गृह विज्ञान का 2020 का कैसा पेपर आया था इस पर हम आज चर्चा करेंगे और संपूर्ण हल को भी इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। देखिए, पहले आप देख लीजिए पेपर का प्रारूप क्या होता है। समय दिया गया रहता है 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के लिए पहले ही दिए गए हैं। अब देखिए निर्देश क्या दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 बहुविकल्पीय हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला दिया गया है कि सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की या खनिज लवण की? तो सूर्य किरण से किस पोषक तत्व की प्राप्ति होती है? तो आप जानते ही हैं कि सूर्य किरण से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो आप ये सही विकल्प जो आपका होगा वो सी होगा, विटामिन। ये देखिए, सूर्य की किरण त्वचा के नीचे उपस्थित मेलेनिन को विटामिन डी में बदलने का कार्य करता है। सूर्य किरण से विटामिन पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। अतः धूप का सेवन मानव शरीर को विटामिन डी उपलब्ध कराता है, जिसे धूप का विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न दिया गया कि H2O का तात्पर्य क्या है? विद्युत, पानी, हवा या आग? तो आप जानते हैं H2O का तात्पर्य पानी है। यह हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग के मिलने से निर्मित होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विलायक है जिसका pH मान 7 होता है। H2O का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, क्या है? टमाटर, आलू, भिंडी, पालक। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आलू है। अतः आलू में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, विटामिन सी, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, फाइबर आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि अधिक भोजन शरीर के लिए लाभकारी है, हानिकारक है, शक्तिवर्धक है, इनमें से सभी? तो अधिक भोजन शरीर के लिए हानिकारक है, क्योंकि अधिक भोजन शरीर के लिए हानिकारक है। अधिक भोजन करने से पाचन क्रिया खराब हो जाती है, इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अधिक भोजन करने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा की अधिकता के कारण मोटापा में वृद्धि हो जाती है। अतः अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न का क दिया गया है कि किसान विकास पत्र बचत योजना है बैंक में, डाकखाने में, जीवन बीमा में या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प है डाकखाने में। किसान विकास पत्र बचत योजना डाकखाने में है। इसमें जमा की गई धनराशि 10 वर्ष 4 माह में दुगुनी हो जाती है। अगला दिया गया है प्रश्न कि घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ईंट का, बालू का, फूलदान का, पत्थर का? तो बहुत आसान है, फूलदान का प्रयोग किया जाता है। घर की सजावट के लिए फूलदान का प्रयोग किया जाता है। फूलदान या गुलदस्ते उसमें रखे हुए फूल घर एवं उसके आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं। अब देखिए ग नंबर प्रश्न दिया गया है कि 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 80 रुपए है, तो 6 किलोग्राम दाल का मूल्य कितना होगा? तो 1 किलोग्राम का मूल्य 80 रुपए है, तो 6 किलोग्राम का मूल्य पूछा है, तो 80 गुणे 6 कर देंगे तो यानी 480 रुपए। तो सही विकल्प सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया कि आधुनिक प्रकार का ईंधन क्या है? लकड़ी, कोयला, गैस, मिट्टी का तेल? तो आधुनिक प्रकार का ईंधन आप जानते हैं कि गैस है। अब देखिए नेक्स्ट विकल्प दिया गया है कि चेक के प्रकार लिखिए। तो चेक के प्रकार: बैंक से धन निकालने या दूसरे व्यक्ति को धन देने के लिए विभिन्न प्रकार के चेक का प्रयोग किया जाता है। पहला वाहक चेक, दूसरा आदेशक चेक, तीसरा रेखांकित चेक, चौथा उपहार चेक, 5वां यात्री चेक। तो वाहक चेक क्या होता है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इस पर केवल धन की राशि एवं खाताधारक का हस्ताक्षर होता है। इसे कोई भी व्यक्ति बैंक में देकर नगद रुपया प्राप्त कर सकता है। वाहक चेक अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या होता है तो आप बताएंगे कि इस पर केवल धन की राशि एवं खाताधारक का हस्ताक्षर होता है। खाताधारक मतलब जिसका खाता है, इसे कोई भी व्यक्ति बैंक में देकर नगद रुपया प्राप्त कर सकता है। अब देखिए आदेशक चेक क्या होता है, ऑर्डर चेक क्या होता है? इस चेक में उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है जिसे धन देना होता है। रेखांकित चेक क्या होता है? इस प्रकार का चेक जिस व्यक्ति को दिया जाता है धन उसी के खाते में जमा होता है। इसके बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाओं के मध्य अकाउंट पे ओनली लिखा जाता है। अगला जो चेक है उपहार चेक, गिफ्ट चेक। इस प्रकार के चेक उत्सव, विवाह, जन्मदिन आदि में उपहार के रूप में दिए जाते हैं। 5वां यात्री चेक। इस चेक का उपयोग यात्रा के दौरान किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल आप किस प्रकार करेंगी? तो आप लिखेंगे उत्तर की साधारण लकड़ी की वस्तुओं को गर्म पानी में
कपड़ा गीला कर उसमें साबुन लगाकर हल्के हाथों से पोंछ देना चाहिए तथा पॉलिश की गई लकड़ी को गुनगुने पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाकर कपड़े से पोंछना चाहिए। ठीक है, ये आप उत्तर लिखेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कपड़े गलीचे को धूप में डालना क्यों आवश्यक है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि कपड़े गलीचे को धूप में डालने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं तथा नमी समाप्त होने के कारण उत्पन्न दुर्गंध समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि ताप चार्ट की आवश्यकता लिखिए। तो आप लिखेंगे दिन भर रोगी की दशा में को होने वाले परिवर्तन तथा ताप के उतार चढ़ाव के तुलनात्मक अध्ययन के लिए इस प्रकार का चार्ट बनाना आवश्यक होता है। इससे चिकित्सक रोगी की सही दशा एवं बुखार की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आप लिखेंगे कि आदर्श कुएं की 4 विशेषताएं निम्नवत हैं। पहला, कुआं पक्का होना चाहिए। दूसरा, कुएं के ऊपर टीन की छोटी छत बनवानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा इसके अंतर्गत लिखेंगे कि कुएं के पास नहाना, धोना, बर्तन मांजना आदि मना होना चाहिए। चौथा, कुएं का पानी शुद्ध एवं स्वच्छ होना चाहिए। अब देखिए चौथा प्रश्न दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अतिसार रोग के बचने के उपाय लिखिए। तो अतिसार रोग के बचाव के उपाय आप लिखेंगे, इस रोग से बचने के लिए घर तथा आसपास के स्थान को स्वच्छ रखना अत्यंत आवश्यक होता है। बाजार से लाई हुई सब्जियों और फलों को स्वच्छ जल में भली प्रकार धोया कर प्रयोग में लाना चाहिए। रोगी के जल में शरीर में जल की कमी न होने पाने के कारण ग्लूकोज एवं अन्य तरल पदार्थ उसे देते रहना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि जल मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए जल बहुत उपयोगी है और शारीरिक सफाई एवं स्वच्छता को बनाए रखने में भी जल सर्वाधिक उपयोगी है। मनुष्य के शरीर में 70% जल पाया जाता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा शरीर में उत्पन्न नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को वृक्क द्वारा उत्सर्जित करने में सहायक होता है। अतः जल मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि वस्त्र सिलने में ठीक नाप लेना क्यों आवश्यक है? तो आप उत्तर लिखेंगे कि जिस व्यक्ति का वस्त्र सिलना है उस व्यक्ति की सही नाप लेना आवश्यक है ताकि वस्त्र उस व्यक्ति को उसकी नाप के अनुसार फिट आ सके। अगला प्रश्न दिया गया कि रेशमी वस्त्र पर चमक लाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप लिखेंगे कि साधारण रंग के रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए जल में स्प्रिट मिलाकर तथा अधिक गहरे रंग के रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए जल में सिरके मिलाकर उसमें डुबोना चाहिए। इन वस्त्रों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया कि रसोई घर में प्रकाश तथा हवा की उचित व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? तो आप उत्तर लिखेंगे कि रसोई घर को खुले स्थान में बनाया जाए जहां पर्याप्त मात्रा में धूप तथा रोशनी आ सके। धूप तथा रोशनी एवं संवादन की उचित व्यवस्था होने से रसोई घर की दुर्गंध बाहर निकल जाती है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है 5वां, क्या दिया गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4 अंक के आते हैं। तो दिया गया है क प्रश्न की जीवन बीमा के उद्देश्य और लाभ लिखिए। तो आप उत्तर लिखेंगे कि जीवन बीमा के उद्देश्य, पहला, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। दूसरा, इसमें धन की बचत होती है। तीसरा, इसका मूल उद्देश्य जीवन के साथ एवं जीवन के बाद भी आर्थिक सहयोग करना है। लाभ, बीमे की राशि कर मुक्त होती है। और आगे आवश्यक कार्यों और भविष्य की योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। तीसरा, इससे अनिवार्य बचत होती है। चौथा, बचत के धन से वृद्धावस्था में आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 5वां, जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है जिसके तहत बीमाकर्ता को मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। अथवा इसी में दूसरा प्रश्न दिया गया है कि बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आप लिखेंगे कि बैंक में निम्नलिखित खाते खोले जा सकते हैं। पहला, चालू जमा खाता। दूसरा, बचत खाता। तीसरा, सावधि जमा खाता। चौथा, आवर्ती जमा खाता। तो चालू जमा खाता क्या होता है इसके बारे में आप लिखेंगे कि चालू जमा खाता जो है वो बैंक द्वारा प्रदान की गई वह जमा योजना है जिसमें रुपया जमा करने तथा निकालने की पूर्ण छूट होती है। खाता धारक प्रतिदिन चाहे जितनी बार इस खाते से धन निकाल या जमा कर सकता है। इस खाते की राशि पर बैंक किसी प्रकार का ब्याज नहीं देता है। बचत खाता, सेविंग अकाउंट क्या होता है? बैंक कि इस जमा योजना के तहत खाते में एक न्यूनतम राशि 1000 रुपये छोड़कर शेष धन को महीने में अधिक से अधिक 2 बार निकाल सकते हैं। इसमें जमा धन पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज 4% दिया जाता है। सावधिक जमा खाता, फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? बैंक की इस जमा योजना के तहत धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है जिस पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जमा राशि का 90% ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। अगला है आवर्ती जमा योजना। बैंक की इस जमा योजना के तहत व्यक्ति प्रति माह एक नियत राशि जमा करता रहता है जिस पर बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दिया जाता है। यह योजना एक नियत समय के लिए होती है जिसके पश्चात जमा राशि व्यक्ति को ब्याज सहित वापस प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न दिया गया कि घरेलू विधि से जल कैसे शुद्ध किया जाता है, एक विधि का वर्णन कीजिए। तो आप लिखेंगे कि घरेलू विधि से जल को शुद्ध करना। घरों में जल को शुद्ध करने की विधि घरेलू विधि कहलाती है। इसके तहत जल को उबालकर या फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर जैसे कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर शुद्ध किया जाता है। अगला इसी के अंतर्गत लिखेंगे फिल्टर बेड या 4 घड़ों वाली घड़ौची विधि। घड़ों द्वारा जल छानने की इस विधि का गाँव में अधिक प्रचलन है। इस
विधि में 4 घड़ों का एक स्टैंड होता है। घड़ों को स्टैंड पर एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। ऊपर के तीनों घड़ों की तली में एक एक छेद होता है। पहले घड़े को शुद्ध किए जाने वाले पानी से भरा जाता है। दूसरे घड़े में ऊपर रेत तथा नीचे कंकड़ रख दिए जाते हैं। तीनों घड़ों के छिद्रों का वेग कम करने के लिए रुई या कपड़ा लगा देते हैं। सबसे ऊपर के घड़े का पानी धीरे धीरे छनकर नीचे घड़ों में एकत्रित होता रहता है। अथवा दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल की अशुद्धियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो अशुद्ध जल का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लिखेंगे अशुद्ध जल के सेवन से अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा रोगों के रोगाणु जल के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मनुष्य को रोगी बना देते हैं। जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न साधन है: भौतिक साधन, रासायनिक साधन, यांत्रिक साधन। तो भौतिक साधन क्या है? जल उबालना। तो इसमें लिखेंगे आप कि जल को उबालने से उसमें उपस्थित कीटाणु मर जाते हैं तथा हानिकारक गैसें निकल जाती हैं एवं खनिज लवण बर्तन की तली में बैठ जाते हैं। दूसरा, भाप द्वारा जल शुद्ध कर आशुद्ध जल निर्मित किया जा सकता है। तीसरा, अल्ट्रावायलेट किरणों का उपयोग जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अब रासायनिक साधन के अंतर्गत क्या आप लिखेंगे? अवक्षेपक द्वारा फिटकरी या निर्मली का उपयोग जल के अवक्षेपण द्वारा शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जीवाणुनाशक पदार्थों द्वारा, देखिए लाल दवा, ब्लीचिंग पाउडर, आयोडीन, तूतिया, रस कपूर, कार्बोलिक अम्ल, चूना आदि का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। ओजोन तथा क्लोरीन गैस का भी उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यांत्रिक साधन क्या क्या है? फिल्टर, बैंड या 4 घड़ों वाली घड़ौची विधि। इसमें 4 घड़ों का उपयोग कर मध्य के घड़ों में बालू तथा कोयले का प्रयोग कर जल को छाना जाता है। वाटर फिल्टर, पानी को शुद्ध करने के लिए वाटर फिल्टर में क्ले मिट्टी के बने सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है। एक्वागार्ड, जल को शुद्ध करने वाली मशीन एक्वागार्ड का निर्माण यूरेका फोर्ब नामक कंपनी ने किया। अब देखिए एक्वागार्ड का निर्माण किसने किया? अगर यह प्रश्न पूछता है तो आप लिखें यूरेका फोर्ब नामक कंपनी ने किया। इसके एक और पाइप में कोयला और दूसरी ओर फिल्टर रॉड लगा रहता है। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि काली खांसी के लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। तो आप इसके अंतर्गत लिखेंगे कि काली खांसी विशेषकर बच्चों में होने वाला रोग है जो टेलापर्टोसिस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। काली खांसी के लक्षण: यह रोग सबसे पहले गले में दर्द और जुकाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आंख और नाक से पानी बहता है और मुंह लाल हो जाता है और कभी कभी बुखार भी हो जाता है। दूसरा सप्ताह होने तक खांसी तेज हो जाती है और रोगी खांसते खांसते बेदम हो जाता है। रोकथाम के उपाय: काली खांसी से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला, काली खांसी से पीड़ित बच्चे को अन्य स्वस्थ बच्चों से अलग रखना चाहिए। दूसरा, बच्चों को प्रारंभ में काली खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। तीसरा, रोगी के वस्त्र, बर्तन आदि अलग रखने चाहिए। चौथा, रोगी बच्चे द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं को फिनाइल या डिटॉल आदि का प्रयोग करके निसंकरित कर देना चाहिए। पांचवा, रोगी को ठंड से बचाकर रखना चाहिए तथा अन्यथा उसे निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका उपचार किसी चिकित्सक की देखरेख में करना चाहिए। अथवा हेपेटाइटिस के प्रकार और लक्षण लिखिए। हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जिसे सामान्यतः पीलिया भी कहा जाता है। यह यकृत का एक खतरनाक रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। यह रक्त द्वारा संक्रमित माता द्वारा नवजात शिशु में हस्तांतरित होता है। इस रोग को रोकने के लिए सुरक्षित वैक्सीन और नई चिकित्सा विधि उपलब्ध है। हेपेटाइटिस के प्रकार: हेपेटाइटिस के प्रमुख 6 प्रकार हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी। इसमें हेपेटाइटिस बी सर्वाधिक खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस के लक्षण: यदि त्वचा का रंग पीला है, आंखों में पीलापन है और मूत्र भी पीले रंग की ही आए तो यह सभी लक्षण हेपेटाइटिस के हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के अन्य सामान्य लक्षण निम्न हैं: जी में चलना, बदन दर्द, सर दर्द, कमजोरी या थकान, भूख कम लगना, दस्त या कब्ज होना, पेट में दाईं तरफ ऊपर की ओर हल्का दर्द होना। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग लिखिए। तो आप लिखेंगे सिलाई की किन्हीं 5 सामग्रियों के नाम और प्रयोग: बड़ी कैंची, छोटी कैंची, मिल्टन क्लॉथ, मिल्टन चौक, सुई। अब देखिए बड़ी कैंची का क्या प्रयोग होता है? कैंची कपड़ा काटने के काम आती है। इस कैंची की कम से कम लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा इसका एक फलक चौड़ा तथा दूसरा फलक नुकीला होना चाहिए। इसकी धार तेज होनी चाहिए जिससे कि वस्त्र सुगमता से कट सके। छोटी कैंची: सिलाई करते समय छोटी कैंची की भी आवश्यकता पड़ती है। इस कैंची का प्रयोग काज करने, जेब काटने तथा धागा काटने में किया जाता है। मिल्टन क्लॉथ: यह रोएदार मोटा कपड़ा होता है। इसे समतल मेज पर फैलाकर चाक से वस्त्र की ड्राफ्टिंग का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है मिल्टन चौक। यह एक विशेष प्रकार की चौकोर या तिकोनी रंग बिरंगी चौक होती है। इससे कपड़े पर वस्त्र के अनुसार निशान लगाए जाते हैं। मुख्य रूप से गले व मुंडे की गुलाई बनाने के लिए यह बहुत उपयुक्त होता है। सुई: सुई 2 प्रकार की होती है, हाथ से सिलाई करने वाली तथा मशीन से सिलाई करने वाली सुई। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कीड़ों तथा फफूंदी से ऊनी वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी। तो आप उत्तर लिखेंगी कि कीड़ों तथा फफूंदी से ऊनी वस्त्रों की रक्षा: ऊनी वस्त्रों को संग्रहित करने में अत्यधिक सावधानियों की आवश्यकता होती है। अतः ऊनी वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित बॉक्स में फिनाइल तथा नैप्थेलिन की गोलियां अवश्य ही रखी जानी चाहिए। यदि वस्त्रों को अधिक समय तक बंद रखना हो तो इन्हें बीच बीच में अवश्य देखा जाना चाहिए तथा आवश्यक हो तो धूप एवं हवा लगा देनी चाहिए तथा यदि फिनाइल की गोलियां समाप्त हो गई हो तो अतिरिक्त गोलियां रख देनी चाहिए।
अथवा अगला प्रश्न दिया गया कि कपड़ों पर प्रेस करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप लिखेंगे कि प्रेस को वस्तुओं के अनुरूप ही गर्म करना चाहिए। दूसरा, कोयले वाली प्रेस को खुले वातावरण अथवा पंखे के नीचे न प्रयोग करें, क्योंकि वायु द्वारा चिंगारी उड़ने से कपड़ों के जलने की संभावना रहती है। तीसरा, प्रेस करने से पूर्व वस्त्रों को उनके आकार व क्रीज के अनुसार व्यवस्थित करें। पहले कॉलर, झालर व कप पर प्रेस करना चाहिए, तत्पश्चात अन्य भागों पर करना चाहिए। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि प्रेस को दाएं से बाएं चलाना चाहिए। छठवां लिखेंगे चादर व बेड कवर को दोहरी परत करके प्रेस करना चाहिए। सातवां, यदि ऊनी वस्त्र पर प्रेस करनी है तो वस्त्र के उल्टी ओर भी पतला गीला कपड़ा रखकर साधारण ताप पर ही प्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि घरों में पर्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप लिखेंगे घरों में पर्दों का प्रयोग, घर को कलात्मक ढंग से सजाने के लिए पर्दों का प्रयोग किया जाता है। पर्दे लगाने से घर की शोभा बढ़ती है। पर्दे लगाने से बाहर की धूल कमरे में कम आती है। पर्दे लगाने से कमरा एकांत और शांतप्रिय रहता है। पर्दे लगाने से तेज रोशनी, तेज हवा, ठंड से भी बचाव होता है। पर्दा लगाने से बाहर खड़ा व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता है और न ही अंदर बैठा व्यक्ति बाहर देख सकता है। इसके साथ ही पर्दे खिड़की दरवाजों के दोषों को छिपाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अथवा भोजन परोसते समय स्वच्छता रखना क्यों आवश्यक है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि भोजन परोसते समय स्वच्छता रखना अति आवश्यक है। पहला, भोजन परोसने वाले व्यक्ति को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके हाथ अच्छी तरह धुले होने चाहिए। वस्त्र स्वच्छ तथा बाल बंधे होने चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वच्छता का विशेष महत्व है। भोजन परोसने के सभी बर्तन तथा स्थान आदि पूरी तरह स्वच्छ होने चाहिए। तीसरा, भोज्य पदार्थ को हाथ से नहीं छूना चाहिए और परोसने के लिए सदैव बड़े चम्मचों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई सामग्री कपड़ों पर या मेज पर न गिरे। थाली में कटोरियां अच्छी तरह से सजाई जानी चाहिए। पांचवा, भोजन सदैव प्रेमपूर्वक परोसना चाहिए। प्रेमपूर्वक भोजन परोसना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया कि रोगी को तरल आहार क्यों देना चाहिए। रोगी के लिए फटे दूध का पानी और सब्जियों का सूप बनाने की विधि लिखिए। तो आप इसका लिखेंगे कि रोगी का भोजन, रोगी की दशा में रोगी की शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी पाचन शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। अतः रोग की दशा में उसे विशिष्ट प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। रोगों को दिया जाने वाला भोजन सादा, हल्का, संतुलित, तरल, सादे और उबले हुए भोज्य पदार्थ ही देना चाहिए। तरल भोजन सामान्यतः मोती, छर्रा, पेचिस एवं पाचन संबंधी रोगों के रोगियों को दिया जाता है। फटे दूध का पानी बनाने की विधि। सामग्री: 1/4 लीटर गाय का दूध, 1 कागजी नींबू। विधि: 1/4 लीटर गाय का दूध साफ पतीली में डालकर उबलने के लिए आग पर रख दीजिए। उबाल आते ही उसमें नींबू का रस डालिए। नींबू रस से दूध फटकर पानी व छेना अलग हो जाएगा। पतीली को अधिक हिलाएं, बिना पानी को किसी साफ बर्तन में छान लें। यही फटे दूध का पानी है। इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी मिलाया जा सकता है। सब्जियों का सूप बनाने की विधि। सामग्री: टमाटर, चुकंदर, पालक, लौकी, गाजर, खीरा, पुदीना आदि। पानी: आधा लीटर, नमक, काली मिर्च, नींबू। बनाने की विधि: सभी सब्जियों को धोकर छिलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। पानी के साथ उबालने के लिए रखें। सब्जी गल जाने पर छन्नी या महीन कपड़े से छानकर नमक, काली मिर्च मिलाकर रोगी को दें। शिशुओं व वृद्धों के लिए भी यह फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन व खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अथवा वायु प्रदूषण क्या है। वाहन और कारखाने वातावरण को कैसे दूषित करते हैं। तो आप लिखेंगे वायु प्रदूषण। वायुमंडल में जीवों के लिए अनुपयोगी गैसों की मात्रा में वृद्धि या अन्य हानिकारक पदार्थों के समावेश के कारण वायु में उत्पन्न असंतुलन वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण का मूल कारण वायु कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एवं धूल कण तथा रोगाणुओं की वृद्धि है। वाहन द्वारा वायु प्रदूषण: स्वचालित वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा लेड उत्सर्जित करते हैं। इनमें वायु विषाक्त हो जाती है। इससे जीवों के फेफड़े प्रभावित होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के श्वसन रोग उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल में मिला लेड वायु के साथ मिलकर जीवों के फेफड़े में कैंसर उत्पन्न करता है। कारखानों द्वारा वायु प्रदूषण: कारखानों की चिमनियों से निकला हुआ सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन नली में जलन उत्पन्न करती है तथा फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह वायुमंडल में जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो अम्ल वर्षा का कारण होता है। प्रशीतक यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल के ओजोन परत को प्रभावित कर ओजोन मंडल में छेद कर दिया है, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों में विभिन्न प्रकार का रोग जैसे त्वचा कैंसर, बौनापन आदि उत्पन्न करती हैं। वाहन और कारखाने वातावरण को इस प्रकार प्रदूषित करते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के उद्योगों, बिजली घर, मोटर कार, स्कूटर, ट्रक, डीजल इंजन, रेलगाड़ी, वायुयान आदि में कोयला व खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों का भारी मात्रा में उपयोग होता है। इसके जलने से ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के कण उत्पन्न होते हैं, जो वायु को प्रदूषित करते हैं, जिसके कारण हमारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है।